आज हमारे पास जो सामग्री है वो जमीन जायदाद से जुड़े एक ऐसे कानूनी दांव पेंच पर है जिसके बारे में सबने सुना तो है, पर शायद ही कोई इसकी पूरी गहराई समझता हो। टाइटल सूट। हाँ, बिल्कुल। हमारी पड़ताल सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत इस मुकदमे की पूरी यात्रा को, मतलब शुरू से लेकर अंत तक समझने पर है। जी। और हमारा मिशन है इस जटिल प्रक्रिया की परतों को खोलना और इसे इतनी आसानी से समझना कि कानून के छात्र से लेकर आम इंसान तक हर कोई संपत्ति के मालिकाना हक की इस लड़ाई की तस्वीर साफ साफ देख सके। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि संपत्ति के विवाद सिर्फ पैसे के नहीं होते हैं, ये पीढ़ियों की विरासत और पहचान से भी जुड़े होते हैं। तो चलिए इस कानूनी चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हम अक्सर सुनते हैं टाइटल सूट फाइल कर दिया। ये टाइटल सूट आखिर है क्या भला? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जमीन मेरी है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, लेकिन इसमें एक कानूनी बारीकी है। टाइटल सूट एक दीवानी मुकदमा है जो किसी अचल या चल संपत्ति पर किसी व्यक्ति का कानूनी मालिकाना हक यानी टाइटल स्थापित करने के लिए दायर किया जाता है। अच्छा। यहाँ लड़ाई सिर्फ कब्जे की नहीं है, बल्कि इस सवाल की है कि कानून की नज़र में संपत्ति का असली मालिक कौन है। कब्जा आपके पास हो सकता है, लेकिन टाइटल शायद किसी और का हो। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हमारी सामग्री ये भी बताती है कि सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी, जो दीवानी मुकदमों की पूरी किताब है, उसमें टाइटल सूट शब्द को कहीं परिभाषित ही नहीं किया गया है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये अजीब लग सकता है, पर यही कानून के विकास का सबसे अच्छा उदाहरण और है। कैसे? ये शब्द अदालतों के अभ्यास और फैसलों से धीरे धीरे बना है। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ किताबों में लिखी चीज नहीं है, बल्कि वो है जो अदालतों में रोजाना घटता है। ठीक है, तो अगर ये मालिकाना हक की लड़ाई है, तो ये दूसरे सिविल मुकदमों से कैसे अलग है? जैसे लोग कब्जे के लिए भी तो केस करते हैं, या फिर बंटवारे के लिए? यहीं पर मूल अंतर उस सवाल में छिपा है जो अदालत से पूछा जा रहा है। ओके। टाइटल सूट का केंद्रीय सवाल है, इस संपत्ति का असली कानूनी मालिक कौन है? ठीक है। वहीं कब्जे के मुकदमे या पोजेशन सूट का सवाल है, कानूनी तौर पर कब्जा किसके पास होना चाहिए। हो सकता है मालिक कोई और हो, पर कब्जा किसी और के पास वैध रूप से हो। और बंटवारा? और पार्टीशन सूट यानी विभाजन के मुकदमे का सवाल है, इस संयुक्त संपत्ति का हिस्सेदारों में बंटवारा कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं हर मुकदमे का मकसद बिल्कुल अलग है। मतलब टाइटल सूट इन सब में सबसे बुनियादी और सबसे मजबूत दावा है। अगर आपने टाइटल साबित कर दिया तो बाकी चीजें अपने आप आपके पक्ष में आ जानी चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए इसकी प्रकृति मुख्य रूप से डिक्लेरेटरी यानी घोषणात्मक होती है। आप अदालत से ये घोषणा करने को कहते हैं कि टाइटल आपका है, और अक्सर इसी मुख्य मांग के साथ दूसरी राहतें भी जोड़ी जाती हैं। जैसे कब्जे की वापसी या स्थायी निषेधाज्ञा, ताकि दूसरा पक्ष भविष्य में दखल न दे सके। यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती होती होगी, जैसा हमारे सामग्री में भी इशारा किया गया है। लोग सोचते हैं कि कोई उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है तो बस एक स्टे ऑर्डर या इंजंक्शन का केस कर देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल है। यहाँ पर एक आहा मोमेंट है जो कई लोग मिस कर देते हैं। क्या? अगर विवाद की जड़ मालिकाना हक पर है और आप सिर्फ इंजंक्शन का सूट फाइल करते हैं, तो अदालत कुछ समय बाद कह सकती है आप गलत दरवाजे पर हैं, पहले ये साबित कीजिए कि आप मालिक हैं। और केस खारिज? हाँ, और आपका केस खारिज हो सकता है, सारा समय और पैसा बर्बाद। अच्छा, तो इसका फैसला किसी भी संपत्ति के अधिकार को हमेशा के लिए तय कर देता है। इसका कानूनी महत्व तो बहुत ही ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। इसके फैसले को हम डिक्री कहते हैं, और ये दोनों पक्षों और उनके कानूनी वारिसों पर हमेशा के लिए बाध्यकारी होता है। हमेशा के लिए? जी। इसे कानून की भाषा में रेस जुडिकाटा का सिद्धांत कहते हैं। इसका एक बहुत ही सरल मतलब है, अदालत एक ही झगड़े को बार बार नहीं सुनेगी। एक बार फैसला हो गया तो हो गया। लेकिन अगर फैसला इतना अंतिम होता है तो क्या ये उन लोगों के लिए बहुत जोखिम भरा नहीं है जिनके पास महंगे वकील करने के लिए संसाधन नहीं है? एक छोटी सी गलती और आप हमेशा के लिए अपना अधिकार खो सकते हैं। आपका सवाल बहुत वाजिब है और सिस्टम की एक बड़ी चुनौती को दिखाता है। इसीलिए प्रक्रिया के हर कदम को बहुत सावधानी से समझना जरूरी है, और यहीं से हमारी पड़ताल का अगला चरण शुरू होता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी को टाइटल सूट फाइल करना है, पहला कदम क्या होगा? क्या वो किसी भी अदालत में जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले सही अदालत चुननी होती है,
जिसे हम क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। ज्यूरिसडिक्शन। हाँ, इसके 3 पहलू हैं। पहला है टेरिटोरियल यानी क्षेत्रीय। नियम सीधा है, अचल संपत्ति का मुकदमा वहीं दायर होगा जहां वो संपत्ति मौजूद है। ये तो आसान है। दूसरा क्या है? दूसरा है पेक्यूनियरी यानी आर्थिक क्षेत्राधिकार। यह संपत्ति के बाजार मूल्य पर निर्भर करता है। हर अदालत की एक आर्थिक सीमा तय होती है। जैसे कोई अदालत 5 लाख तक के मामले सुन सकती है तो कोई 20 लाख तक के। अच्छा, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से सही कोर्ट में जाना होगा। बिल्कुल। और तीसरा है सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु का क्षेत्राधिकार। इसका मतलब है कि क्या उस अदालत को इस तरह के मामले सुनने का अधिकार है भी या नहीं। और सिविल कोर्ट्स को तो होते ही होगा। वैसे तो सिविल अदालतों को लगभग सभी दीवानी मामले सुनने का अधिकार होता है, जब तक कि किसी खास कानून ने मना न किया हो, जैसे कुछ किराया या राजस्व से जुड़े मामले। क्षेत्राधिकार तय हो गया। अब वो पहला जादुई दस्तावेज क्या है जो इस पूरी लड़ाई की शुरुआत करता है? उसे कहते हैं वाद पत्र या प्लेंट। ये मुकदमे की नींव है, उसका ब्लूप्रिंट। इसमें अदालत का नाम, दोनों पक्षों का पूरा विवरण, संपत्ति का पूरा ब्यौरा और सबसे जरूरी चीज लिखी होती है। क्या? कॉज ऑफ एक्शन। एक मिनट, आपने कॉज ऑफ एक्शन शब्द का इस्तेमाल किया। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। क्या हम इसे आम भाषा में तोड़ सकते हैं? इसका असल में मतलब क्या है? जरूर। कॉज ऑफ एक्शन को ऐसे समझिए, ये आपके केस की ओरिजिन स्टोरी है। ओरिजिन स्टोरी? हाँ। जैसे सुपर हीरो की होती है। हाँ, जैसे हर सुपर हीरो की एक कहानी होती है कि उसे अपनी शक्तियां कैसे मिली, वैसे ही आपको अदालत को बताना पड़ता है कि वो कौन सी घटना हुई, वो धोखा, वो अवैध कब्जा, वो कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन, जिसने आपको अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार दिया। अच्छा। बिना इस कहानी के आपकी अर्जी में कोई दम नहीं। अगर ये साफ नहीं है तो अदालत उसे पहली सुनवाई में ही खारिज कर सकती है। तो ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, बल्कि आपके पूरे कानूनी स्काईस्क्रेपर की नींव है। अगर ब्लूप्रिंट में ही कोई कमी रह गई तो पूरी इमारत बाद में ढह सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वादपत्र के साथ आपको अपने टाइटल से जुड़े हर दस्तावेज की कॉपी लगानी होती है। सेल डीड, वसीयत, गिफ्ट डीड, जो कुछ भी आपके पास हो। ठीक है, तो एक पक्ष ने अपनी कहानी यानी वादपत्र अदालत में दाखिल कर दिया। अब दूसरे पक्ष को भी तो अपना बचाव करने का मौका मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। जब डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी को समन मिलता है तो उसे अपना जवाब रिटन स्टेटमेंट या लिखित बयान में देना होता है। ये क्या होता है? यह वाद पत्र का बिंदु दर बिंदु जवाब होता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। आपको वाद पत्र में लगाए गए हर आरोप का साफ साफ खंडन करना होता है। अगर आप किसी आरोप पर चुप रह गए तो कानून ये मान लेगा कि आपने उस आरोप को स्वीकार कर लिया है। इसे डीम्ड एडमिशन कहते हैं। इसके लिए कोई समय सीमा भी तो होती होगी? हाँ, आमतौर पर जवाब देने के लिए 30 दिन का समय मिलता है, जिसे अदालत विशेष परिस्थितियों में 90 दिनों तक बढ़ा सकती है। और क्या डिफेंडेंट सिर्फ जवाब ही दे सकता है या अपना कोई दावा भी कर सकता है? कर सकता है। इसी रिटन स्टेटमेंट के साथ डिफेंडेंट चाहे तो अपना एक अलग दावा भी ठोक सकता है, जिसे काउंटर क्लेम कहते हैं। ये एक तरह का जवाबी मुकदमा होता है जो उसी केस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी कहानी अदालत के सामने रख दी है। एक ने आरोप लगाए, दूसरे ने जवाब दिया। ये तो जैसे 2 अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं। अब जज कैसे तय करेगा कि फिल्म किस बारे में है, यानी असल विवाद के मुद्दे क्या हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसी चरण को फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज या विवाद्यकों का निर्धारण कहते हैं। अच्छा। जब वादी किसी तथ्य को हाँ कहता है और प्रतिवादी उसी तथ्य को ना कहता है, तो अदालत उस पर एक इश्यू यानी एक सवाल बना देती है। जैसे क्या वादी ने संपत्ति को वैध सेल डीड से खरीदा था, या क्या प्रतिवादी का कब्जा अवैध है? तो यही वो सवाल हैं जिनका जवाब पूरे मुकदमे में ढूंढा जाता है। बिल्कुल, यही पूरे मुकदमे का रोड मैप बन जाते हैं। अब सारा खेल इन सवालों को सबूतों के जरिए साबित करने या गलत साबित करने का है। और ये साबित कौन करेगा? यहीं पर बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार का सिद्धांत काम आता है। नियम सीधा है, जो व्यक्ति अदालत से कुछ मांग रहा है, साबित करने का भार उसी पर है। टाइटल सूट में वादी को ही साबित करना होता है कि उसका मालिकाना हक मजबूत और कानूनी रूप से सही है। अब आते हैं सबूतों पर। ये कैसे पेश किए जाते हैं? क्या सिर्फ कागजात ही काफी होते हैं? सबूत मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला, दस्तावेजी सबूत।
इसमें टाइटल डीड्स जैसे सेल डीड या वसीयत सबसे मजबूत सबूत यानी प्राइमरी एविडेंस माने जाते हैं। अच्छा। और यहीं पर वो दूसरी बड़ी गलतफहमी आती है जिसका जिक्र हमारी सामग्री में है। लोग सोचते हैं कि खसरा खतौनी या सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में नाम है तो जमीन उनकी हो गई। हाँ, ये तो बहुत आम धारणा है। लेकिन कानून की नज़र में ये सिर्फ सहायक सबूत हैं, मालिकाना हक का पक्का सबूत नहीं। वो रिकॉर्ड सिर्फ खेती या टैक्स वसूलने के मकसद से बनाए जाते हैं। मतलब उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं। इस एक गलतफहमी की वजह से हजारों केस शुरू में ही कमजोर पड़ जाते हैं। और दूसरा प्रकार? दूसरा प्रकार है मौखिक सबूत, जिसमें गवाहों को कटघरे में बुलाया जाता है। पहले आपका वकील सवाल पूछता है, फिर विरोधी वकील जिरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। लेकिन मुकदमे तो सालों साल चलते हैं। इस बीच में संपत्ति का क्या होगा? अगर कोई उस पर घर बनाना शुरू कर दे या उसे किसी तीसरे को बेचने की कोशिश करे तब क्या होगा? ये बहुत ही व्यावहारिक समस्या है और इसका समाधान भी कानून में है। इसके लिए आप टेम्पररी इंजंक्शन यानी अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए अर्जी दे सकते हैं। ये एक तरह का स्टे ऑर्डर हुआ। हाँ, आप कह सकते हैं। ये एक तरह से अदालत से मामले पर पॉज बटन दबाने की गुजारिश है। और अदालत ये पॉज बटन कब दबाती है? आपका केस मजबूत लगता है प्राइमा फेसी केस। जी। दूसरा, अगर यथास्थिति नहीं बनाई रखी गई तो किसे ज्यादा नुकसान होगा। और तीसरा, क्या नुकसान ऐसा होगा जिसकी भरपाई बाद में पैसे से भी नहीं हो सकती। तो ये रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी हो जाता होगा। ये मुकदमे के दौरान जमीन पर किसका नियंत्रण रहेगा ये तय कर देता है। बिल्कुल। कई बार तो ये अंतरिम राहत मिलना ही आधी लड़ाई जीतने जैसा होता है। ठीक है, गवाहियां हो गई, जरा हो गई, दस्तावेज पेश हो गए, दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अंतिम दलीलें भी दे दी। अब क्या? अब फैसले का दिन आता है। हाँ, अंतिम बहस के बाद अदालत अपना जजमेंट यानी फैसला सुनाती है। ये एक विस्तृत दस्तावेज होता है जिसमें अदालत हर इशू पर अपना निष्कर्ष बताती है और उसके कारण भी बताती है। और डिक्री वो क्या है? इसी जजमेंट के आधार पर एक संक्षिप्त और औपचारिक दस्तावेज तैयार होता है जिसे डिक्री कहते हैं। डिक्री ही वो अंतिम आदेश है जो पार्टियों के अधिकारों को निर्णायक रूप से तय करती है। तो डिक्री हाथ में आ गई, मतलब केस जीत गए, पार्टी का समय। यहीं पर ज्यादातर लोग एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं। डिक्री मिलना केस जीतने जैसा है, लेकिन ये उस ट्रॉफी को जीतने जैसा है जो अभी भी एक मजबूत तिजोरी में बंद है। मतलब ये कि डिक्री को लागू भी कराना पड़ता है। इस प्रक्रिया को एग्जीक्यूशन या निष्पादन कहते हैं। अच्छा। यही वो चरण है जहां अदालत के अधिकारी असल में जमीन पर जाकर आपको कब्जा दिलाते हैं या अवैध निर्माण को हटवाते हैं। हमारी सामग्री भी इस पर जोर देती है कि कई बार डिक्री हासिल करने से ज्यादा मुश्किल और लंबा काम उसका निष्पादन कराना हो जाता है। अरे बाप रे! तो इसका मतलब आप केस तो जीत गए लेकिन ट्रॉफी अभी भी स्टोर रूम में बंद है और चाबी नहीं मिल रही। आपने क्या खूब कहा है, बिल्कुल यही स्थिति है। चाबी हासिल करने की लड़ाई ही एग्जीक्यूशन है। और अगर कोई पक्ष इस फैसले यानी डिक्री से खुश ना हो तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, फिर अपील का दरवाजा खुलता है। निचली अदालत की डिक्री के खिलाफ फर्स्ट अपील की जा सकती है। इसमें आप तथ्यों और कानून दोनों पर दोबारा बहस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वहां भी हार गए तो कुछ विशेष परिस्थितियों में सेकंड अपील का रास्ता होता है। लेकिन ये सिर्फ कानून के किसी महत्वपूर्ण सवाल पर ही हो सकती है, तथ्यों पर नहीं। तो इस पूरी लंबी और जटिल प्रक्रिया में, जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री बताती है, कुछ आम गलतियां हैं जो लोग बार बार करते हैं। हमने कुछ पर तो बात कर ली, जैसे गलत तरह का सूट फाइल करना या राजस्व रिकॉर्ड पर ज्यादा भरोसा करना। और क्या है? एक और बड़ी गलती है टाइटल की पूरी चेन यानी श्रृंखला को साबित ना कर पाना। आपको ये दिखाना होता है कि संपत्ति मौजूदा मालिक से पिछले मालिक और उससे पिछले मालिक तक कैसे पहुंची। मतलब पूरी हिस्ट्री दिखानी पड़ती है। हाँ, एक भी कड़ी टूटी तो आपका केस कमजोर हो जाता है। एक और गलती संपत्ति का गलत मूल्यांकन करना है, जिससे आपका केस गलत आर्थिक क्षेत्राधिकार वाली अदालत में अटक सकता है। मुझे एक काल्पनिक मामला याद आता है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। किसी ने सिर्फ इसलिए इंजंक्शन सूट फाइल कर दिया क्योंकि ये सस्ता और तेज लग रहा था। 2 साल बाद अदालत ने कहा, आपका झगड़ा तो मालिकाना हक का है, आप गलत दरवाजे पर हैं। बिल्कुल। सोचिए, 2 साल और सारा पैसा बर्बाद और वापस वहीं आगे जहां से शुरू किया था। ये बिल्कुल होता है। इसीलिए सही कानूनी सलाह और रणनीति पहले दिन से ही जरूरी है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो एक सफल टाइटल सूट के लिए सबसे जरूरी रणनीतिक बातें क्या हैं? सार ये है,
सबसे पहले अपने टाइटल को उसके मूल स्रोत तक ट्रेस करें, पूरी चेन को समझें। दूसरा, वादपत्र और लिखित बयान आपके केस की आत्मा है। उन्हें किसी विशेषज्ञ से ही बहुत सावधानी से तैयार करवाएं। और सबूत? तीसरा, अपने सबूतों की रणनीति पहले से बनाएं। कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, कौन से गवाह आपके पक्ष को मजबूती देंगे, और आखिर में, और शायद सबसे जरूरी, क्या? सिर्फ डिक्री जीतने का मत सोचिए, उसे लागू कराने की रणनीति पर भी पहले से विचार करें। तो ये थी टाइटल सूट की शुरू से अंत तक की एक गहरी पड़ताल। हमने देखा कि ये कैसे एक व्यवस्थित कदम दर कदम चलने वाली प्रक्रिया है। ये जटिल जरूर है, लेकिन हर कदम कानून में परिभाषित है। वादपत्र दायर करने से लेकर सबूतों से गुजरकर फैसले और फिर उस तिजोरी में बंद ट्रॉफी को असल में घर लाने तक, यानी निष्पादन तक। बिल्कुल, और ये हमें उस शुरुआती सवाल पर वापस लाता है कि कानूनी लड़ाई का असल मतलब क्या है। हमने देखा कि डिक्री मिल जाने पर मुकदमा कागजों में समाप्त हो जाता है, लेकिन असल लड़ाई अक्सर उसे जमीन पर लागू कराने में शुरू होती है। सही बात है। तो एक सवाल जो सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है वो ये है, क्या एक मुकदमा जीतना और उस जीत का असल फल चख पाना दो बिल्कुल अलग-अलग और कभी-कभी समान रूप से कठिन लड़ाइयां हैं?